हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम यूनिट 37 तक कवर कर चुके हैं मॉड्यूल डी में। इसके आगे का हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यूनिट 38 कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोडक्ट, उपभोक्ता व्यवहार एवं उत्पाद। अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू ए मार्केट फॉर attention, acquisition, use और consumption that might satisfy a want or need। एक उत्पाद एक ऐसी चीज है जिसे ध्यान, अधिग्रहण, उपयोग या उपभोग के लिए बाजार में पेश किया जा सकता है, जो चाहे आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, जो आपकी नीड और वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। प्रोडक्ट पर्सनैलिटी, व्यक्तिगत उपभोग में क्या है? The core, the associate features, the brand name and logo, the package and label, the product labels, product categories, product items, product line, product mix and the banking products। Product planning, उत्पादन की योजना। The process of product planning consists of determining the strategies in respect of various elements। Product line, product mix, branding, packaging and new product development। Product life cycle, उत्पादन का जीवन चक्र। पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसको उत्पाद किया जाता है, ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, परिपक्वता की जाती है, फिर डिक्लाइन, आपका पतन किया जाता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंप्राइज 5 मेन स्टेज। कौन कौन सी 5 स्टेज हैं इसकी? आइडिया स्कैनिंग, विचार अनुवीक्षण, कंसेप्ट टेस्टिंग, अवधारणा परीक्षण, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उत्पादन विकास, टेस्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग का टेस्ट करना, कॉमर्शियल लॉन्च, वाणिज्यिक लॉन्च करना। डाइवर्सिफिकेशन अर्थात विविधता। डाइवर्सिफिकेशन रिफर्स टू एंटरिंग अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज विच आर आउटसाइड एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म। 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। विविधीकरण से तात्पर्य आकर्षक अवसरों में प्रवेश करना है जो फर्म के मौजूदा व्यवसायों से बाहर है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहले आपका कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक अर्थात संकेंद्रित डाइवर्सिफिकेशन, संकेंद्रित विविधता। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, कंजोमेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन अर्थात संगुटिका विविधता। अगला है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट। उत्पादन के अन्य पहलू कौन कौन से हैं? ए ब्रांडिंग, दूसरा है लाइन एक्सटेंशन, तीसरा है ब्रांड एक्सटेंशन, चौथा है मल्टी ब्रांड्स और 5वां है न्यू ब्रांड्स। पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और शिपिंग। यूनिट 39 मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग। प्राइसिंग कौन कौन सी बेस्ड होती है आपकी? पहला है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, यानी कि कीमत लागत अंतर मूल्य निर्धारण। कौन सा है? कीमत पे बेस्ड प्राइसिंग। इसमें क्या है? मूल्य का निर्धारण लागत में एक मानक कीमत लागत अंतर जोड़कर किया जाता है। कीमत लागत अंतर की मात्रा विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए अलग अलग होती है। इसमें से एक अत्यधिक व्यापक सीमा में अंतर होता है। इन उत्पादों की लागतों में अंतर इनके निधियों की लागत, जोखिम प्रीमियम और पूंजीगत प्रभार, परिचालन लागतों, सांविधिक लागतों, विपणन व्ययों तथा वितरण व्ययों सहित अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। इस प्रकार दूसरे उदाहरण वाले मामले में कीमत लागत अंतर काफ़ी अधिक होता है। दूसरी है आपकी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, यानी कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में आपका क्या किया जाता है? जो भी इनका मैन्युफैक्चरिंग करने में जो भी कॉस्टिंग आती है उसके बेस्ड ये प्राइसिंग निर्धारण की जाती है। और जो अंतर लागत मूल्य निर्धारण वो क्या है? वो 10% से लेकर अधिकतम 1000 गुनी तक का हो सकता है। और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग यानी कि उपयोगिता आधारित मूल्य निर्धारण। उपयोगिता आधारित मूल्य निर्धारण में क्या है? एक तो आपकी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में आपकी क्या है? कीमत कैसे डिसाइड की जाती है? कीमत लागत अंतर मूल्य निर्धारण, यानी कि लागत में और जो कीमत में अंतर है उसका मूल्य निर्धारण। अवशोषण मूल्य निर्धारण, इसमें मूल्य का निर्धारण लाभ हेतु व्यापक मार्जिन को इकाई की कुल लागतों में जोड़कर किया जाता है। और
लक्ष्यांकित प्रतिलाभ मूल्य निर्धारण, सीमांत लागत मूल्य निर्धारण, अनुभूत मूल्य आधारित निर्धारण, ये सब क्या है, कॉस्ट प्राइसिंग में आते हैं। अगला आता है आपका वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, अर्थात उपयोगिता आधारित मूल्य निर्धारण। उपयोगिता आधारित में क्या है, इस विधि में कुछ एक फर्मों क्रेताओं को एक उत्पाद का कम मूल्य पर प्रस्ताव देकर मूल्य निर्धारण करती है। इस प्रकार ग्राहकों को एक ऐसे मूल्य पर उत्पाद प्रदान करने का प्रस्ताव दिया जाता है जो उन्हें एक मूल्य देने का प्रस्ताव करता है। यदि उक्त प्रस्ताव का अनुभूत मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक है तो वह क्रेताओं को उनकी राशि का पूरा मूल्य वसूल हो जाने की अनुभूति प्रदान करता है। इस वैल्यू बेस्ड जो प्राइसिंग है उसका उपयोग ज़्यादातर बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड धारकों को क्रेडिट कार्ड लाइन के तहत बकाया राशियों को वैयक्तिक ऋणों में अंतरित किए जाने से संबंधित उनके प्रस्तावों में किया जाता है। वैल्यूएशन यानी चीज़ की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उसकी प्राइसिंग भी उतनी बढ़ेगी। अगला है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग यानी कि प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्य निर्धारण। प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्य निर्धारण में क्या है, प्राय फर्में उनके मूल्यों को मूलतः बाजार मूल्य पर आधारित रखती है। कुछ एक उत्पादों के मामले में विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रभावित किए जाने वाले मूल्य समान होते हैं तथा मूल्यों में परिवर्तन की कार्रवाई अग्रणी विक्रेताओं द्वारा आरंभ की जाती है और अन्य विक्रेता उसका अनुसरण करते हैं। यानी कि ये जो प्राइसिंग होती है वो आपके कंपटीशन पर आधारित होती है। अगला है ग्रुप प्राइसिंग। ग्रुप प्राइसिंग अर्थात समूह मूल्य निर्धारण। समूह मूल्य निर्धारण में क्या किया जाता है, मूल्य निर्धारण विधियों में एक ऐसी विधि है जिसे इंटरनेट ने व्यवहार बना दिया है। क्रेता किसी उत्पाद को अपेक्षाकृत कम मूल्य पर खरीदने हेतु एक समूह में शामिल हो सकते हैं। अर्थात क्या है, जो बायर्स है वो किसी चीज़ को कम मूल्य पर खरीदने के लिए किसी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं जो एक विशिष्ट मात्रा में खरीद हेतु उपलब्ध है। वेबसाइटें मौजूद हैं जो इस विधि पर आधारित लेन देनों को सुगम बनाती है। अर्थात किसी एक ग्रुप बना दिया जाता है, उस अगर आपको कोई चीज़ कम रेट में परचेज करनी है तो उस ग्रुप में आप शामिल हो जाइए। इसके अलावा और कौन कौन सी प्राइसिंग की विधियाँ है, मार्कअप प्राइसिंग यानी कि कीमत लागत अंतर मूल्य निर्धारण। अगला है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग यानी कि अवशोषण लागत मूल्य निर्धारण। टारगेट रिटर्न यानी कि लक्ष्यांकित प्रतिलाभ। अगला है मार्जिनल यानी कि सीमांत लागत मूल्य निर्धारण। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग यानी कि अनुभूत मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण। वैल्यू प्राइसिंग यानी कि उपयोगिता आधारित मूल्य निर्धारण। ये सब क्या है, इनके पार्ट्स हैं। मेनली जो रहती है आपकी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड और ग्रुप प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग गोइंग रेट प्राइसिंग यानी प्रचलित आधारित मूल्य प्रतिस्पर्धा। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग यानी कि आपका नीलामी प्रकार का मूल्य निर्धारण। हाँ दोस्तों, देखते हैं आपके ऑक्शन क्या है। ऑक्शन यानी कि आपकी नीलामी, जिस चीज़ को नीलामी के थ्रू बिका जाता है वो ऑक्शन कहलाती है। इसमें कितने प्रकार रहते हैं आपके, बेसिकली इसमें 3 प्रकार रहते हैं, इंग्लिश ऑक्शन, डच ऑक्शन और सील बिड ऑक्शन। चौथा है जो आपका फ्लैट लिस्ट ऑक्शन ऑब्लिक विक्रय ऑक्शन, ये आपका सील्ड बेस्ड का ही एक दूसरा प्रकार है। तो दोस्तों इंग्लिश ऑक्शन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ की नीलामी करनी है तो उसका एक रिजर्व प्राइस रखा जाता है कि उस रिजर्व प्राइस से नीचे बिडर जो है वो आपका बिड नहीं लगाएंगे, उससे ऊपर ही बिड लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ की जो मिनिमम प्राइस है वो आपकी 90,000 रखी गई है। अब जो 90,000 से जो ऊपर है वही जो रेट लगाएगा उसी को ये बिड दे दी जाएगी। अर्थात 90,000 से ऊपर की बोलियां लगेंगी और जिसकी बोली अधिक होगी उसी को ये ऑक्शन में चीज़ बेच दी जाएगी, अर्थात जो गुड है वो दे दिया जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों आपका इंग्लिश ऑक्शन, यानी कि एक मिनिमम प्राइस या एक रिजर्व प्राइस इसमें रखा जाता है और उस प्राइस से ऊपर आपका जो वैल्यू है, जो ऑक्शन है वो लगेगा। अर्थात इसमें एक रिजर्व प्राइस है, उस रिजर्व प्राइस से ऊपर आपको ऑक्शन करना होता है, उसके ऊपर आपको बिड लगानी होती है। जो बिडर है वो बिड लगाते हैं और जिसकी जो हाईएस्ट बिड लगाएगा उसको वो गुड
दे दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो डच ऑक्शन है, डच ऑक्शन में आपका बेसिकली क्या होता है कि इसमें भी आपका हाईएस्ट प्राइस रखी जाती है। मान लीजिए हाईएस्ट प्राइस किसी की एक है, तो हम क्या है फिर इससे नीचे की तरफ बोली लगाएंगे। अब जिस वैल्यू पे आते आते बिडर की प्राइस मैच कर जाती है, उसी को वो गुड्स दे दिया जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि 90 इंग्लिश ऑक्शन में, जो कि जनरली यूज किया जाता है ऑक्शन में, इंग्लिश ऑक्शन में आपका मिनिमम रिजर्व प्राइस रखी जाती है कि उससे नीचे बोली नहीं लगानी, उससे ऊपर ही बोली लगानी है। तो 90,000 से स्टार्ट करेंगे, 91,000, 92,000, 93,000, 94,000। मान लीजिए 95,000 हाईएस्ट है, तो 95,000 पे वो गुड दे दिया जाएगा। ये आपका इंग्लिश ऑक्शन रह गया। इसी में अगर डच ऑक्शन में देखा जाए तो एक हाईएस्ट वैल्यू रखी जाती है कि इससे ऊपर की बिड नहीं लगाए जाएंगे। मान लीजिए कि हाईएस्ट प्राइस 1 लाख है, 1 लाख से ऊपर की बिड नहीं लेंगे, तो 1 लाख हाईएस्ट रखी। फिर उससे आप क्या है नीचे जो बिडर जो है बिड लगाएंगे 99,000, 98,000। जो ऑक्शनर है वो बिड लगाएगा 99,000, 98,000, 97,000, 96,000। मान लीजिए 95,000 पे कोई एग्री हो गया, तो 95,000 पे वो गुड्स सेल कर दिया जाएगा। तो इंग्लिश ऑक्शन और डच ऑक्शन में क्या होता है, इसमें मिनिमम प्राइस से या आपकी स्टार्टिंग की जाती है, और इसमें आपकी हाईएस्ट प्राइस से नीचे की तरफ शुरुआत की जाती है। ये आपका इंग्लिश ऑक्शन और डच ऑक्शन में मेन अंतर हो गया। उसके बाद अगला ऑक्शन आता है सील्ड बिड ऑक्शन। सील्ड बिड ऑक्शन में क्या होता है, एक एनवलप में आपके जिन जिन लोगों ने बिड लगाया है वो अपना एनवलप के अंदर अपनी बिड प्राइस रख देते हैं। अर्थात एक एनवलप के अंदर जो जो बिडर है वो आपकी अपनी वैल्यू लिख के रख देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने 91,000 लिखा, किसी ने 92,000 लिखा, किसी ने 93, किसी ने 94, किसी ने 95। तो जब एनवलप खोलेंगे तो जिसकी हाईएस्ट वैल्यू रहेगी, जिसने हाईएस्ट बिड लगाई है, उसको वो गुड्स दे दिया जाएगा, अर्थात माल दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ रहती है, सील्ड बिड ऑक्शन में भी आपकी मिनिमम रिजर्व भी रखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 1,000 बिड लगा रहा है, 2,000 बिड लगा रहा है, अब हाईएस्ट 5,000 है। अब 1 लाख का माल क्या है, 5,000 में तो कोई देगा नहीं। तो क्या है, इसमें मिनिमम रिजर्व भी रहता है कि 90,000 से नीचे की जो भी आपकी बिड लगी है वो सब रिजेक्ट कर दी जाएंगी, उससे ऊपर की जो बिड है वो ली जाएंगी। तो मान लीजिए 90,000 से ऊपर की जो बिड है, फिर वो बिड आपकी ली जाएंगी, और एनवलप खोलेगा जिसकी हाईएस्ट बिड होगी वो उस बिड पे आपको माल दे दिया जाएगा, अर्थात गुड्स दे दिया जाएगा। ये आपकी हो गई सील्ड बिड ऑक्शन, यानी कि जिसमें एक एनवलप के अंदर सब अपने अपनी ऑक्शन प्राइस लिख के डाल देते हैं। और फ्लैट लिस्ट ऑक्शन या विक्रय ऑक्शन, ये भी आपका सील्ड बिड ऑक्शन का एक टाइप है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें भी आपके लिफाफे के अंदर जो बिडर है वो अपनी प्राइस लिख के डाल देते हैं। लेकिन इसमें जहाँ सील्ड बिड ऑक्शन में जो हाईएस्ट प्राइस है वो पे करनी पड़ रही है, लेकिन फ्लैट लिस्ट ऑक्शन में जो जिसने सेकंड हाईएस्ट प्राइस लगाई है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने 95 लगाई है और सेकंड वाले लगाई थी आपकी 94,000, और जो हाईएस्ट प्राइस लगी थी वो लगी थी आपकी 95,000। तो जो 95,000 वाले को 95,000 नहीं देने, उसको 94,000 ही रुपये पे करने हैं। अर्थात जो सेकंड हाईएस्ट बिडर जो प्राइस लगा रहा है वो वैल्यू उसको देना है। ये आपका फ्लैट लिस्ट ऑप्शन में है। सील्ड बिड ऑप्शन में आपको 95,000 ही देने पड़ेंगे, लेकिन फ्लैट लिस्ट ऑप्शन में आपको जो 94,000 जो सेकंड हाईएस्ट प्राइस थी वो देना है। ये आपका फ्लैट लिस्ट ऑप्शन में या विक्रय ऑप्शन कहलाता है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कीमत तय करने की रणनीति क्या क्या है। जियोग्राफिकल प्राइसिंग, यानी कि भौगोलिक मूल्य निर्धारण। डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट प्राइसेस, कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, विभिन्न स्थान, विभिन्न कीमतें, परिवहन की लागत, ये सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेज, मूल्य पर छूट और भत्ते,
इसमें क्या है आपका कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, फंक्शन डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट। इसमें आपका नगद छूट, मात्रा छूट, कार्यात्मक छूट और मौसमी छूट दी जाती है। आपका साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में क्या किया जाता है? साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण में टू मैनी कंज्यूमर्स थिंक दैट हायर प्राइस्ड प्रोडक्ट to be of better quality. By setting the price in particular range, seller can create an impression about the product belongs to the particular class. मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण में इसमें कई उपभोक्ताओं को लगता है कि उच्च कीमत उत्पाद बेहतर गुणवत्ता के होते हैं। विशेष रेंज के मूल्य सेट तय करके विक्रेता उत्पाद के बारे में एक धारणा बना देते हैं जो विशेष वर्ग से संबंधित है। अर्थात जो किसी की मेंटलिटी बन जाती है कि हायर प्राइस वाले चीज़ें ही आपके, हायर प्राइस बोले तो एक ब्रांडेड जिनकी प्राइस काफ़ी हाई रहती है वो चीज़ें अच्छी रहती है। ये आपका मनोवैज्ञानिक है। प्रमोशनल प्राइसिंग अर्थात किसी चीज़ का प्रमोशन करना। अगला है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग अर्थात भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण। व्हेन डिफरेंट प्राइसेस आर चेंज टू डिफरेंट बायर्स, जब अलग अलग कीमतों को अलग अलग खरीदारों को बदल दिया जाता है, ये आपकी डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग होगी। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग, मिक्स प्रोडक्ट्स जो होती है उनकी प्राइसिंग होती है। मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग क्या है? उत्पाद मिश्रण मूल्य। अगला है मार्केट स्कीमिंग प्राइसेस। मार्केट स्कीमिंग मूल्य निर्धारण में क्या है? Product is initially priced higher and over the period of time is reduced to attract more buyers with a view to skimming the revenues layer from the market. उत्पाद को शुरू में उच्च मूल्य दिया जाता है और समय की अवधि में यह कम हो जाता है। अधिक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए बाजार में परत के लिए राजस्व परत को स्किमिंग किया जाता है। अर्थात पहले जो हाईएस्ट प्राइस है वो लगाई जाती है। मान लीजिए हाईएस्ट प्राइस किसी की 100 रुपये लगाई गई है, फिर उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा 99, 98, 97। ये आपकी मार्केट स्कीमिंग प्राइस कहलाती है। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, मार्केट पेनिट्रेशन अर्थात बाजार में प्रवेश मूल्य निर्धारण। सेटिंग द प्राइस लो इनिशियली इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट अ मार्केट क्विकली एंड डीपली अट्रैक्ट अ लार्ज मार्केट शेयर। इसमें क्या किया जाता है? बाजार में तेज़ी और गहराई से प्रवेश करने के लिए शुरू में कम कीमत निर्धारित करना और एक बड़े बाजार के हिस्से को आकर्षित किया जाता है। यह आपका मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहलाती है। यूनिट 40 डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण। फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। वितरण चैनल के कार्य क्या क्या है? मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, प्रमोशन करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, मैचिंग करना, नेगोशिएशन करना, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग और रिस्क टेकिंग, ये सभी कार्य रहते हैं। चैनल टाइप्स, चैनल के कौन कौन से प्रकार रहते हैं आपके? फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस प्रोड्यूसर्स टू सेलेक्ट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके कौन कौन से? आपका प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक अर्थात उत्पाद विशेषताएं, मार्केट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि बाजार के लक्षण, कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ग्राहक के लक्षण, कंपनी रिसोर्सेज कंपनी के संसाधन, कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिताएं और प्रोडक्ट लाइन्स यानी कि उत्पाद रेखाएं। ये आपके चैनल टाइप्स रहती है। यूनिट 41 है चैनल मैनेजमेंट, माध्यम या चैनल प्रबंधन। इसमें आपका चैनल्स फॉर बैंकिंग सर्विस के लिए चैनल कौन कौन से हैं आपके? इंटेंजिबिलिटी अस्पष्टता, इनसेपरेटेबिलिटी अवियोज्यता, वेरिएबिलिटी परिवर्तनशीलता, पेरिसेबिलिटी यानी कि भंगुरता और क्लाइंट रिलेशनशिप यानी कि ग्राहक संबंध। चैनल कौन कौन से आपके? चैनल हैं ब्रांचेज आर द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स फॉर बैंकिंग सर्विसेज, दीज आर फिक्स्ड इन लोकेशन एंड कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू विजिट द ब्रांचेज। शाखाएं बैंकिंग सेवाओं के लिए प्राथमिक वितरण आउटलेट है, ये स्थान में तय किए गए हैं और शाखाओं को दौरा करने के लिए ग्राहक की आवश्यकता होती है। अदर चैनल्स कौन कौन से है? आपका टेली बैंकिंग, कॉल सेंटर, एटीएम, पर्सनल कंप्यूटर, प्लास्टिक कार्ड्स और वर्चुअल ब्रांचेज। इंटरमीडियरीज इन ब्रांचिंग सर्विसेज, बैंकिंग सेवाओं में मध्यस्थ कौन कौन से होते हैं आपके? डायरेक्ट सेल एजेंट यानी कि DSA, जो आपको क्या है बैंक जिनको अपॉइंट करता है बाहर से बिजनेस कलेक्ट करने के लिए
जैसे कि वो आपके लिए लोन के आपके प्रपोजल लेके आएगा, हाउसिंग लोन, कार लोन, कोई बड़ा लिमिट या ओडी अकाउंट, इस तरह के ये एजेंटों को कार्य रहती है। तो एक डायरेक्ट सेल एजेंट, ऑटोमोबाइल डीलर्स और मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी कि व्यापारी प्रतिष्ठान। प्रमोशन, यूनिट 42 प्रमोशन। प्रमोशन यानी कि संवर्धन। रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में प्रमोशन का क्या रोल है? प्रमोशन इज द एक्सरसाइज ऑफ कम्युनिकेटिंग द properties of different elements of marketing mix to the customers with the motto of influencing them. This involves the following aims. प्रमोशन ग्राहकों को प्रभावित करने के आदर्श वाक्य के साथ विपणन मिश्रण के विभिन्न तत्वों के गुणों को संप्रेषित करने की एक विधि है। इसमें कौन कौन से आपके परसुएशन यानी कि अनुनयन, यानी कि समझाना बुझाना, ये हो गया आपका परसुएशन यानी कि समझाना बुझाना या अनुनयन। अगला है, इसमें क्या किया जाता है संवर्धन में? संवर्धन का उपयोग उपभोक्ताओं को समझाना बुझाना होता है ताकि वे फर्म के पक्ष में कार्य करना प्रारंभ कर दे। अनुनयन का प्रयास अभिवृत्ति में बदलाव लाना होता है। इन्फॉर्म यानी कि सूचित करना, और रिमाइंड यानी कि याद दिलाना, और रीइंफोर्सिंग यानी कि प्रबलन। प्रबलन में क्या किया जाता है? संवर्धन का उद्देश्य ग्राहक संतुष्टि को प्रबल बनाना भी होता है। अगला है प्रमोशन मिक्स यानी कि संवर्धन सम्मिश्र। प्रमोशन मिक्स में क्या किया जाता है आपका? एडवर्टाइजिंग यानी कि विज्ञापन, सेल्स प्रमोशन यानी कि बिक्री प्रचार, पब्लिक रिलेशन यानी कि जनसंपर्क, पर्सनल सेलिंग यानी कि व्यक्तिगत सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि प्रत्यक्ष विपणन। प्रमोशन मिक्स स्ट्रेटेजीज। देयर आर 2 बेसिक प्रमोशन मिक्स स्ट्रेटेजीज। कौन कौन सी आपकी? पुश स्ट्रेटेजी और पुल स्ट्रेटेजी। पुश स्ट्रेटेजी में क्या है आपका? प्रमोशन एफर्ट्स आर डायरेक्ट एट द चैनल मेंबर्स टू इंक्लूड देम टू परचेज द प्रोडक्ट एंड सेल देम टू द फाइनल कस्टमर। इसमें क्या? उत्पादों को खरीदने और उन्हें अंतिम ग्राहक को बेचने के लिए प्रेरित करने के लिए चैनल के सदस्यों को बढ़ावा देने के प्रयासों को निर्देशित किया जाता है। और पुल स्ट्रेटेजी में क्या है? प्रमोशन एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टू द फाइनल कस्टमर टू इंड्यूस देम टू बाय द प्रोडक्ट। उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमोशन के प्रयासों को अंतिम उपभोक्ता को निर्देशित किया जाता है। अर्थात पुश स्ट्रेटजी में आपका क्या होता है? जैसे कि कंपनी से माल निकला तो वो आपके क्या है, जो आपकी चेन बनी हुई है सेलिंग की, बड़े व्यापारी, छोटा व्यापारी, फिर आपका रिटेलर, फिर आपका कस्टमर, इस तरह से ये पुशिंग की जाती है। और पुल स्ट्रेटजी में आपका फाइनल कस्टमर को ही, जैसे आपकी ऑनलाइन शॉपिंग, आपको सीधा जो फाइनल कस्टमर है उसको पुल किया जाता है बाय करने के लिए। ये आपकी पुल स्टडी होगी। फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द प्रमोशन मिक्स। 3 मेजर फैक्टर्स कौन कौन से आपके? 3 टाइप कौन कौन से आपके? टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्लिक मार्केट यानी कि उत्पाद या बाजार के प्रकार। दूसरा है बायस रेडीनेस स्टेज, खरीदारों की तत्परता। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, उत्पाद जीवन चक्र स्टेज। ये आपका प्रमोशन मिक्स मार्केटिंग के 3 टाइप हो गए। उसके बाद अगला आता है यूनिट 43 रोल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ऑब्लिक डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट इन अ बैंक। जो डीएसए होती है, जिसका पहले बताया था कि जिनको बाहर से बिजनेस कलेक्ट करने के लिए बैंक उनका अपॉइंट करता है, उनका क्या क्या रोल रहता है। बैंक में प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट ऑब्लिक प्रत्यक्ष विपणन एजेंट की भूमिका। पहला है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्ट सेल एजेंट ऑब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट सेल एजेंट प्रतिनिधि की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। इन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंकिंग डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ऑब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज ब्रांच मैनेजमेंट and in branch services, teller and platform services, financial product sell, customer services and management of lending risk to retail customer. He builds a client base of banking direct sales through prospecting, networking and referrals. बैंकिंग डायरेक्ट सेल एजेंट ऑब्लिक प्रतिनिधि की प्राथमिक जिम्मेदारी में आपका शाखा प्रबंधन और शाखा सेवाओं, टेलर और मंच सेवाओं, वित्तीय उत्पाद की विकृति, ग्राहक सेवा, खुदरा ग्राहक आधार के लिए जोखिम, उधार के प्रबंधन व
पूर्वेज नेटवर्किंग और रेफरल के माध्यम से बैंकिंग प्रत्यक्ष बिक्री के लिए ग्राहक आधार बनाता है तथा इसमें इसे बहुस्तरीय बिक्री तथा नेटवर्क विपणन भी कहते हैं। इस विधि में के डायरेक्ट सेलिंग के कार्य रहते हैं। अ टिपिकल जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर द बैंकिंग डायरेक्ट सेल एजेंट रिप्रेजेंटेटिव रोल में इंक्लूड क्या इंक्लूड हो सकता है इसमें? डेवलपमेंट न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट इन स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया थ्रू कोल्ड कॉल्स, अर्थात कोल्ड कॉल के माध्यम से विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में नई व्यावसायिक संभावनाओं को विकसित करना। कोल्ड कॉल यानी कि जो आपके लोगों में जाकर के इस तरह नॉर्मल एक जनरली जो लोग आपस में बात करते हैं इस तरह से एक जियोग्राफिक एरिया में बिजनेस की नई डेवलपमेंट करना। अगला है इंटरेक्ट विद एग्जिस्टिंग कस्टमर टू इंक्रीज सेल्स ऑफ बैंक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बैंक के उत्पादों और सेवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए मौजूदा ग्राहकों के साथ बातचीत। रिक्वायर्स अ हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट एंड 2 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड और इन ए रिलेटेड एरिया। एक हाई स्कूल डिप्लोमा या समकक्ष और क्षेत्र में या समकक्ष क्षेत्र में 2 से 4 साल का अनुभव होना चाहिए। फेमिलियर विद स्टैंडर्ड कंसेप्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर विद अ पर्टिकुलर फील्ड, एक विशेष क्षेत्र के भीतर मानक अवधारणाओं प्रथाओं और प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए। IVA मॉडल कोड फॉर कंडक्ट फॉर डायरेक्ट सेल एजेंट, डायरेक्ट सेल एजेंटों के लिए IVA वाला मॉडल। पहला है टेलीकॉलिंग ए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, टेलीकॉलिंग एक संभावित ग्राहक। A prospect is to contact of resourcing a bank product or bank related product only under the following circumstances, निम्न परिस्थितियों में ही बैंक उत्पाद या बैंक से संबंधित उत्पाद की सोर्सिंग के लिए संपर्क की संभावना है। कौन सा आपका पहला है? When prospect has expressed a desire to acquire a product through the bank's internet site, call center, or through the relationship manager at the bank or has been referred to the another prospect customer or is an existing customer of the bank who has given consent for accepting calls on another product of the bank। जब संभावना ने बैंक की इंटरनेट साइट कॉल सेंटर शाखा के माध्यम से या बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के माध्यम से एक उत्पाद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है या किसी अन्य संभावना ग्राहक द्वारा संवर्धित किया गया है या बैंक का एक मौजूद ग्राहक है जिसने सहमति दी है कि बैंक के अनुरोधों पर कॉल स्वीकार करने के लिए सहमति है। नेक्स्ट आपका व्हेन द प्रोस्पेक्ट्स नेम टेलीफोन नंबर एड्रेस इज अवेलेबल एंड हैज बीन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द लिस्ट डायरेक्टरीज डाटाबेस अप्रूव्ड बाय द DSA मैनेजर टीम लीडर्स आफ्टर टेकिंग दिस हर कंसेंट। जब संभावना का यानी पॉसिबिलिटी है उस कस्टमर का नाम टेलीफोन नंबर पता उपलब्ध नहीं है और DSA प्रबंधक टीम नेता द्वारा अनुमोदित सूची निर्देशिका डेटाबेस में ऐसे एक उनकी सहमति के बाद किया जाता है। द TME शुड नॉट कॉल ए पर्सन हुज नेम नंबर इज फ्लैग्ड इन एनी डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट मेड अवेलेबल टू हिम हर, उस व्यक्ति को कॉल नहीं करना चाहिए जिसका नाम या नंबर किसी डू नॉट डिस्टर्ब वाली लिस्ट में शामिल किया गया। When you may contact a prospect on टेलीफोन, जब आप टेलीफोन पर एक संभावना के लिए संपर्क कर सकते हैं तो उसमें क्या है आपका टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट मस्ट नॉर्मली बी लिमिटेड बिटवीन 9:30 hours and 19 hours। However, it may be assured at a prospect in contacted only when the call is not expected to inconvenience him her। Calls earlier or later than the prescribed time period may be placed only under the following condition। टेलीफोनिक संपर्क सामान्य रूप से 9:30 बजे से 7 बजे के बीच सीमित होना चाहिए। हालांकि यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि संभावना से सभी संपर्क किया जाए जब कॉल उसे असुविधा होने की उम्मीद ना हो, यानी कि उसी को जब ही कॉल करना है जब उसे असुविधा ना हो। इसमें निर्धारित समय अवधि से पहले या बाद में केवल निम्न शर्तों पर रखा जा सकता है। कौन कौन सी कंडीशन है इसमें? व्हेन द prospect has expressly authorized TME or BDE to do so earlier in writing or orally। संभावना ने लिखित या मौखिक रूप से ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से TME और BDE से अधिकृत किया है। Can the prospect interest be discussed with anybody else
क्या संभावना के हित पर किसी और के साथ चर्चा की जा सकती है? DSA शुड रिस्पेक्ट ए prospect privacy. The prospect interest may normally be discussed only with the prospect and any other individual family member, such as prospect account strategy oblique spouse oblique comma authority of the prospect. DSA को संभावना की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। संभावना के हित पर आमतौर पर केवल संभावना और किसी अन्य व्यक्ति oblique परिवार के सदस्य जैसे कि संभावना के लेखाकार oblique सचिव के साथ चर्चा की जा सकती है। पति पत्नी संभावना द्वारा अधिकृत है, यानी कि स्पाउस या ऑथराइज पर्सन के साथ भी डिस्कस किया जा सकता है। लिविंग मैसेजेस एंड कॉन्टेक्टिंग पर्सन अदर देन द प्रोस्पेक्ट। संदेश छोड़ना और संभावना के अलावा अन्य व्यक्तियों से संपर्क करना। कॉल्स मस्ट फर्स्ट बी प्लेस्ड टू द प्रोस्पेक्ट इन द इवेंट द प्रोस्पेक्ट इज अवेलेबल। द मैसेज मे बी लेफ्ट और हिम हर। द एम ऑफ द मैसेज शुड बी to get the prospect to return the call or to check for a convenient time to call again. Ordinarily such message may be restricted to. कॉल को पहले संभावना के लिए रखा जाना चाहिए। घटना की संभावना उपलब्ध नहीं होने पर उसके लिए एक संदेश छोड़ा जा सकता है। संदेश का उद्देश्य कॉल को वापस करने या फिर से कॉल करने के लिए सुविधाजनक समय की जांच करने की संभावना प्राप्त करना होना चाहिए। आमतौर पर इसे संदेशों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस तरह से आप मैसेज छोड़ना है। लीव अ मैसेज डेट, इसमें आपका नेम ऑफ ऑफिसर का नाम मेंशन रहेगा, प्रेजेंटिंग बैंक का नाम रहेगा, कॉल्ड एंड रिक्वेस्टेड टू कॉल बैक एट, ये फ़ोन नंबर मेंशन रहेगा। एज ए जनरल रूल द मैसेज मस्ट इंडिकेटेड क्या है that the purpose of the call is regarding selling or distributing a bank product of this bank. मैसेज में आपको नॉर्मली क्या इंडिकेट करना है कि कॉल का उद्देश्य निम्नलिखित बैंक के उत्पाद को बेचना या वितरित करना है, बस। नो मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑब्लिक मिस प्रेजेंटिंग परमिटेड। भ्रामक बयान और गलत बयानबाजी की अनुमति नहीं है। TME और BDE शुड नॉट क्या नहीं करना चाहिए? मिसलीड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एनी सर्विस और प्रोडक्ट ऑफर्ड। किसी भी सेवा और उत्पाद की पेशकश पर संभावना को गुमराह करना। मिसलीड द प्रोस्पेक्ट अबाउट देयर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस नेम और फाल्सली रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। उनके व्यवसाय या संगठन के बारे में संभावना को गुमराह करें या गलत तरीके से खुद को प्रतिनिधित्व करें, ये सब रेस्ट्रिक्टेड है। मेक एनी फॉल्स और अनऑथराइज्ड कमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ दिस बैंक फॉर एनी फैसिलिटी सर्विस। किसी भी सुविधा सेवा के लिए बैंक की ओर से कोई गलत अनधिकृत प्रतिबद्धता है, यानी कि कोई गलत कमिटमेंट ना करें। टेली मार्केटिंग इटिकेट्स। टेली मार्केटिंग में क्या क्या है आपका? प्री कॉल यानी कि पूर्व कॉल, नो कॉल प्रायर टू 9:30 यानी 9:30 से पहले और 7 बजे के बाद कोई कॉल ना करे जब तक कि कोई स्पेशली रिक्वेस्ट ना की गई हो। नो सीरियल डायलिंग, लगातार कॉल ना करें। नो कॉलिंग ऑन लिस्ट अनलेस लिस्ट इज क्लियर बाय टीम लीडर। जब तक टीम लीडर द्वारा सूची को मंजूरी नहीं दी जाती तब तक सूचियों को कॉल नहीं करना है। ड्यूरिंग कॉल के दौरान क्या क्या करना है? आइडेंटिफाई योर सेल्फ, योर कंपनी एंड योर प्रिंसिपल। खुद को कॉमा अपनी कंपनी को, अपने प्रिंसिपल यानी कि जो आपका उद्देश्य है उसको आइडेंटिफाई करें। रिक्वेस्ट परमिशन टू प्रोसीड, आगे बढ़ने के लिए अनुमति का अनुरोध करें। इफ़ डिनाइड परमिशन अपोलाइज एंड पोलाइटली डिस्कनेक्ट। यदि अनुमति से इनकार किया गया है तो माफ़ी मांगे और विनम्रता से डिस्कनेक्ट कर दें। स्टेट रीजन फॉर योर कॉल, अपने कॉल का कारण बताएं। ऑलवेज ऑफर टू कॉल बैक ऑन लैंडलाइन इफ़ कॉल इज़ मेड ऑन सेल नंबर। हमेशा लैंडलाइन पर कॉल बैक करने की पेशकश करें अगर कॉल सेल नंबर पर की जाती है। नेवर इंटरप्ट और आर्ग्यू, कभी भी रुकावट या बहस ना करें। टू द एक्सटेंट पॉसिबल टॉक इन लैंग्वेज विच इज़ मोस्ट कंफर्टेबल टू प्रोस्पेक्ट। संभव हो उस भाषा में बात करें जो संभावना के लिए सबसे अधिक आरामदायक हो। कीप द कन्वर्जेशन लिमिटेड बिजनेस मैटर्स, बातचीत को व्यवहारिक मामलों में सीमित रखें। चेक द अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन बाय द कस्टमर इफ द प्लान्स टू बाय द प्रोडक्ट। ग्राहक द्वारा सबसे महत्वपूर्ण नियम शर्तें समझने की जांच करें यदि वह उत्पाद खरीदने की योजना बना रहा है। थैंक्स द कस्टमर फॉर हर टाइम
कन्फर्म नेक्स्ट कॉल और नेक्स्ट विजिट डिटेल्स, अगली कॉल या अगली यात्रा के विवरण की पुष्टि करें। प्रोवाइड योर टेलीफोन नंबर, योर सुपरवाइजर्स नंबर और बैंक ऑफिसर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इफ़ आस्क्ड फॉर बाय द कस्टमर। ग्राहक द्वारा मांगे जाने पर अपना टेलीफोन नंबर, अपने पर्यवेक्षक का नंबर या अपने बैंक अधिकारी से संपर्क करने का विवरण प्रदान करें। थैंक्स द कस्टमर फॉर हिज टाइम, आपको उनके समय के लिए धन्यवाद करें। कॉल, बाद की कॉल में क्या करना है, वो तो हो गया था आपका प्री कॉल। अब नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट कॉल। प्री कॉल, ड्यूरिंग कॉल, नेक्स्ट है पोस्ट कॉल। कस्टमर हु हैव एक्सप्रेस्ड देयर लैक ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ऑफरिंग शुड नॉट बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स विद द सेम ऑफर। जिन ग्राहकों ने पेशकश के लिए अपनी रुचि दिखाई है, उन्हें उसी प्रस्ताव के लिए अगले 3 महीने तक के लिए कोई कॉल न करें। प्रोवाइड फीडबैक टू द बैंक ऑफ कस्टमर हु एक्सप्रेस देयर डिजायर टू फ्लैग डू नॉट डिस्टर्ब। उन ग्राहकों पर बैंक को प्रतिक्रिया दें जिन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब को फ्लैग किया है। नेवर कॉल और entertain calls from customer regarding products already sold, advise them to contact the customer service staff of the bank। पहले से बिकने वाले उत्पादों के बारे में ग्राहकों से कभी कॉल या एंटरटेन ना करें। उन बैंक के ग्राहक सेवा कर्मचारियों से संपर्क करने की सलाह दें। बैंक का जो स्टाफ है उनसे संपर्क करने की सलाह दें। गिफ्ट और ब्राइब्स, TME/BD must not accept gift from prospect or bribes of any kind, and TME/BD offered a bribe or payment of any kind, a customer must report offer of his her management। TME/BD को किसी प्रकार की संभावना या रिश्वत से उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी भी TME/BD ने किसी ग्राहक द्वारा रिश्वत या किसी भी प्रकार का भुगतान करने की पेशकश की, उसने अपने प्रबंधन को प्रस्ताव रिपोर्ट करना चाहिए। प्रिकॉशन टू बी टेकन ऑन विजिट कॉन्टैक्ट्स, कौन कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए। रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस, मेंटेन एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट, व्यक्तिगत का सम्मान करें, पर्सनल स्पेस का सम्मान करें और संभावना से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। नॉट एंटर द रिस्पेक्ट रेजिडेंस होम ऑफिस अगेंस्ट हिज हर विशेष, की इच्छा के खिलाफ कार्यालय या निवास में प्रवेश ना करें। नॉट प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, डेट इज नॉट मोर देन 1 BD और सुपरवाइजर इफ रिक्वायर्ड, बहुत संख्या में यात्रा ना करें, यदि आवश्यक हो तो अधिक, जहाँ तक हो एक से ज़्यादा BD या सुपरवाइजर जब तक की रिक्वायरमेंट ना हो। रिस्पेक्ट द प्रोस्पेक्ट्स प्राइवेसी, भावना की गोपनीयता का सम्मान करें। इफ द प्रोस्पेक्ट इज नॉट प्रेजेंट एंड ओनली फैमिली मेम्बर्स ऑफ persons are present at the time of the visit, she should end the visit with a request for the prospect to call back। यदि संभावना मौजूद नहीं है तो केवल परिवार के सदस्य वाले कार्यालय के व्यक्ति यात्रा के समय मौजूद है तो उसे वापस बुलाने की संभावना के लिए अनुरोध के साथ यात्रा समाप्त करनी चाहिए। प्रोवाइड हियर टेलीफोन नंबर, सुपरवाइजर्स नेम ऑफ कंसर्न बैंक ऑफिसर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल इफ आस्क्ड फॉर बाय द कस्टमर। निवेशक का नाम या संबंधित बैंक अधिकारी से संपर्क विवरण प्रदान करें यदि ग्राहक द्वारा पूछा जाए। लिमिट डिस्कशन विद द रिस्पेक्ट टू द बिजनेस, मेंटेन अ प्रोफेशनल डिस्टेंस, व्यवसाय की संभावना के साथ सीमा पर चर्चा और पेशेवर से दूरी बनाए रखें। अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। BDs must be appropriately टेस्ट फॉर मैनेज मीन्स, BD को उचित रूप से तैयार होना चाहिए। जैसे मेंस के लिए क्या है, वेल इग्नोर ट्राउजर्स को इग्नोर करें। वेल आयरन शर्ट स्लीव्स प्रेफरली बटन डाउन, अच्छी तरह से इस्त्री की हुई शर्ट कमीज की आस्तीन और प्राथमिकता से नीचे बटन किया जाता है। फॉर वुमेन दिस मीन्स, महिलाओं के लिए क्या मतलब है, वेल आयरन इन्फॉर्मल अटायर साड़ी सूट एटसेट्रा, अच्छी तरह से इस्त्री की गई पोशाक साड़ी या सूट। वेल ग्रूम्ड अपीयरेंस, अच्छी तरह से तैयार और उपस्थिति। जीन्स एंड टी शर्ट ओपन सैंडल आर नॉट कंसिडर अप्रोप्रिएट, जीन्स और टी शर्ट और खुले सैंडल उचित नहीं माने जाते। हैंडलिंग लेटर्स एंड अदर कम्युनिकेशन, पत्रों और अन्य संचार का संचालन। एनी कम्युनिकेशन सेंड टू द रिस्पेक्ट शुड बी ओनली इन द मोड ऑफ फॉर्मेट अप्रूव्ड बाय द बैंक, संभावना के लिए भेजा गया कोई भी संचार केवल बैंक द्वारा अनुमोदित मोड और प्रारूप में होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिट 44, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, विपणन सूचना प्रणाली। नीड ऑफ MIS,
MIS की क्या आवश्यकता है। कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग एक्टिविटी, रिटेल विपणन गतिविधि, नॉलेज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, ज्ञान सूचना विस्फोटक, कम्युनिकेशन गैप, चार का गैप, प्रॉम्प्ट डिसीजन, शीघ्र निर्णय, नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर मूल्य प्रतियोगिता, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड। इसमें क्या क्या है आपका इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट फोर्सेज, बाजार की ताकतों के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक्स मार्केट बिहेवियर, बैंक के बाजार व्यवहार के बारे में जानकारी, इंटरनल इंफॉर्मेशन आंतरिक जानकारी। कंपोनेंट्स ऑफ MIS के क्या कंपोनेंट्स हैं आपके। MIS कंसिस्ट ऑफ 4 सब टाइप्स विच फैसिलिटेट्स द एंटायर MIS सिस्टम। MIS में 4 सब सिस्टम है जो पूरी MIS सिस्टम में फैसिलिटेट करते हैं। पहला है इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, दूसरा है मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, चौथा है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम। इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम आंतरिक रिकॉर्ड प्रणाली, मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम बाजार आसूचना प्रणाली, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम विपणन अनुसंधान प्रणाली, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम विपणन प्रबंधन एवं विज्ञान प्रणाली। सो फ्रेंड्स, हमने के प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग सिद्धांत एवं व्यवहार का 44 तक कवर कर लिया है। इसके आगे एथिक्स के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।